Hello students. So in unit 1 we have discussed about what is microprocessor, definition of microprocessor and the components of microprocessor. So today we are going to start unit 2 microprocessor architecture. So topics are microprocessor architecture and its operations, about classification of memory and about input-output devices and memory and input-output operations. So this is the general architecture of the microprocessor, right? So here we can see figure of it is a general architecture. So it is divided into different groups like registers, arithmetic and logic unit, interrupt control and timing and control circuitry, right? So in register section, right, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की लेंथ पे इफेक्ट करता है, मीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा एंड प्रोग्राम कितना सिंपल है उस पे ये डिपेंडेंट है. सो बेटर परफॉर्मेंस के लिए रजिस्टर्स ज्यादा होने चाहिए, राइट. सो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर में कितने रजिस्टर है, कौन से टाइप के रजिस्टर्स माइक्रोप्रोसेसर में यूज हो गए उस पर डिपेंड है, राइट. सो माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट 8 बिट रजिस्टर्स और 16 बिट रजिस्टर. रजिस्टर सेक्शन माइक्रोप्रोसेसर के हिसाब से बदलता रहता है, राइट. वो अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर के हिसाब से रजिस्टर का सेक्शन बदलता रहता है, मीन्स डिफरेंट टाइप के माइक्रोप्रोसेसर के लिए रजिस्टर चेंज होते रहते हैं. सो रजिस्टर्स डेटा एंड एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. So we can say register are classified as temporary registers, general purpose registers, special purpose registers. Now arithmetic and logic unit, ALU, right. So ये सेक्शन डेटा पे प्रोसेस करता है. ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर. अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन and logical operations like AND or XOR. So arithmetic logic unit यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होता. arithmetic logic unit is controlled by timing and control circuits. ALU ऑपरेंड्स को मेमोरी या फिर रजिस्टर में से एक्सेप्ट करता है एंड देन जो रिजल्ट होता है arithmetic and logic operations का रजिस्टर और मेमोरी में, उनको वो क्या करता है, स्टोर करता है, right. So now interrupt control, interrupt circuit. So ये क्या करता है, ये ब्लॉक डिफरेंट इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है इनपुट की जो उनको एक्सेप्ट करता है. जब कोई वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है तो इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक यूनिट को उस इंटरप्ट के हिसाब से वैलिड एक्शंस लेने को कहता है कि कौन से सिग्नल पे रिस्पॉन्स करना है, कौन से एक्शन लेने वगैरह. टाइमिंग एंड लॉजिक यूनिट, ये जो सर्किट्स है, राइट, ये यूनिट सभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्किट्स को कंट्रोल करता है. मीन्स इनपुट रजिस्टर के अलावा कंप्यूटर्स के सीपीयू में जो भी सर्किट्स है वो कौन मास्टर लॉक चलाती है. जो भी इनपुट रजिस्टर है उनके अलावा कंप्यूटर्स के सीपीयू के अंदर जो सर्किट्स होती है, राइट, वो मास्टर क्लॉक के थ्रू चलती है. सो हर एक क्लॉक पल्स में कंट्रोल यूनिट, बस रजिस्टर एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के इनपुट्स को हैंडल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल भेजती है. सो कंट्रोल यूनिट है, राइट, वो पूरी कंप्यूटर के सिस्टम को डायरेक्शन देता है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर है उनको कैसे कैरी करना है, उनको कैसे हैंडल करना है. कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है. अक्यूमुलेटर क्या है, अक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जो शॉर्ट टर्म एंड जो इंटरमीडिएट मीन्स जो डेटा थोड़े कम टाइम के लिए ही है उन पे हमको इंस्ट्रक्शन करना है और वापस ट्रांसफर करना है, वो उसको स्टोर करता है कंप्यूटर में,
right? And stack pointer 16 बिट रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर में। वो स्टैक के टॉप में जो डेटा होता है उसको होल्ड करके रखता है, राइट। एंड प्रोग्राम काउंटर, सो प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है। सो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है प्रोसेसर का, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको करंट टाइम पे वो डेटा का एड्रेस स्टोर करता है, मीन्स लोकेशन स्टोर करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस के बारे में देखें तो माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को प्रोग्राम करने के लिए यूज होता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। सो जो भी इंस्ट्रक्शन सेट होता है माइक्रो प्रोसेसर में, उस इंस्ट्रक्शन का यूज करके ये सभी ऑपरेशंस डेटा पे होते हैं। सो these operations are classified as microprocessor initiated operations, internal operations, peripheral operations, right? So now microprocessor initiated operations. So microprocessor unit is responsible for performing 4 operations: memory read operation, memory write operation, input output read and input output write. So memory read operation में क्या होता है? वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी में से, राइट। मेमोरी राइट में क्या होता है? वो मेमोरी में से डेटा राइट भी कर सकता है, राइट कर सकता है, राइट। इंस्ट्रक्शन और डेटा को राइट कर सकता है। इनपुट आउटपुट रीड, इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट आउटपुट राइट क्या करता है? वो आउटपुट डिवाइसेस को डेटा सेंड करता है, राइट। सो ये सभी ऑपरेशंस है, ये पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, एक पार्ट है इसके बीच के कम्युनिकेशंस का, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट एंड जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस, उनके बीच का। Now internal data operations or internal operations. So इंटरनल आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या डिटरमाइन करता है कि कब और कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं डेटा के साथ, राइट। सो ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं कि स्टोरिंग 8 बिट डेटा, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा, टेस्ट द कंडीशंस कि कौन सी कंडीशन आएगी, सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम है उसका सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो, राइट, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। कि सपोज एडिशन करना है तो पहले हम एक नंबर इंसर्ट करेंगे, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर दूसरा ऑपरेंड आएगा, ऐसे। फिर स्टोर द डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज अ स्टेप। Now peripheral or externally initiated operations. So the external devices or signals can initiate the following operations for individual pins on the microprocessor chip are assigned as a reset, ready, interrupt, hold. मीन्स जो बाहर की पेरिफेरल डिवाइसेस है एंड सिग्नल्स है, वो माइक्रोप्रोसेसर चिप पर की जो इंडिविजुअल पिन्स होती है उनको ऑपरेशंस करवाती है। सिग्नल मिलता है उन पिन्स को, तो वो पिन्स रिसेट होती है, रेडी होती है, इंटरप्ट के सिग्नल होते हैं और होल्ड, डेटा होल्ड उसके सिग्नल होते हैं। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। सो हम यहाँ पे चार्ट दे सकते हैं कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी, मीन्स स्टोरेज मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, एंड स्टोरेज मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी रिफर टू स्टोरेज डिवाइसेस,
like hard drives, USB flash drives, CDs, DVDs. Means secondary memory is not accessible directly by the CPU. So first classification of the primary memories, read only memory, ROM. तो इस मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसको राइट नहीं कर सकते, राइट, उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। so ये मेमोरी प्रोग्राम्स को परमानेंट यूज करने के लिए होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। सो नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन अबाउट दिस रीड ओनली मेमोरी। सो इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम या फिर कोई, अगर हम इसकी बात करें मास्क्ड रोम की, इसमें क्या होता है, रोम में इरेजेबल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। सो परमानेंट मेमोरी मीन्स मास्क्ड रोम और प्रोम। सो मास्क्ड रोम इज अ मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। सो प्रोग्राम या कोई फिर डेटा होता है, सो प्रोग्राम या फिर कोई डेटा मशीन के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया जाता है इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो डेटा इनबिल्ट होता है एंड उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो परमानेंट डेटा स्टोरेज की मीन्स परमानेंट रिकॉर्डिंग की प्रोसेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है, राइट। नाउ दूसरी क्या है, प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इसकी भी बेसिक फंक्शनलिटी मास्क प्रोम जैसी ही होती है। इसमें क्या होता है, फ्यूज लिंक्स होती है, फ्यूज लिंक्स होती है, ये क्या होता है, बीट की पैटर्न पे डिपेंड होती है। सो फ्यूज को हम क्या करते हैं, जलाया भी जा सकता है या उसको एज इट इज भी रखा जा सकता है। सो ये काम क्या करते, कौन कर सकता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का जो प्रोग्रामर होता है वही कर सकता है। ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, दो लाइंस के बीच में जो करंट पल्स होती है उसको हाई रखता है। सो हाई करंट पल्स की वजह से फ्यूज जल जाएगा एंड दो लाइंस ओपन हो जाएगी। सो एक बार प्रोम का प्रोग्राम हो जाए उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, यूजर सिर्फ अपना प्रोग्राम लोड कर सकता है उसमें। सो इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूज फिर से भी ग्रो कर सकता है, जो जलाया है वो फिर से भी ग्रो कर सकता है। सो फ्यूज के एजिंग के हिसाब से प्रोग्राम का डेटा वो चेंज कर देता है, right? Now, EEPROM. So, EEPROM is a erasable programmable read-only memory. EEPROM programmable है, मीन्स यूजर प्रोग्राम कर सकता है, ये डेटा स्टोर करने के लिए मोस्ट सर्क्युलेटरी का यूज करता है, राइट। सो ये क्या है, चार्ज के फॉर्म में जीरोस एंड वंस को स्टोर करता है। जो स्टोर डेटा है उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में मेमोरी को एक्सपोज करके हम डिलीट कर सकते हैं। मीन्स इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे मेमोरी पे। सो इससे क्या होता है, सभी मेमोरी लोकेशंस पे जो भी स्टोर डेटा होता है वो इरेज हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। सो ये टाइप की मेमोरी जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है। एडवांटेजेस ये है, एक एडवांटेज ये है कि प्रोग्राम इरेज भी कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम भी, मीन्स फिर से भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। नाउ EEPROM, so which stands for EEPROM, which stands for electrically erasable programmable read only memory. so ये EEPROM जैसा ही है, बट इसमें डेटा इरेज करना हो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज होते हैं। EEPROM में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से हम इसको इरेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेन एडवांटेज ये है कि मेमोरी लोकेशन हम सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड एक्सपेंसिव है। सो ये ज्यादा यूज नहीं होता है, राइट। अब हम देखें रीड एंड राइट मेमोरी। सो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, राइट।
सो इसको वॉलेटाइल टाइप मेमोरी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर को डेटा रीड एंड राइट करने के लिए अलाउ होता है। सो अगर यूजर को कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चेक करना है तो यूजर रैम मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करके एग्जीक्यूट कर सकता है। सो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट रीडिंग मेमोरी लोकेशन पे से जो यूजर वो चेक कर सकता है। उसको रिजल्ट चेक करना हो तो जो रीडिंग मेमोरी लोकेशन है वहां पे जाके वो उसको चेक कर सकता है। सो नाउ here we can see the classification of random access memory. So it is available in two types, static RAM and dynamic RAM. Static read write memory, dynamic read write memory. So static RAM means static RAM consists of the flip flop. ये फ्लिप फ्लॉप पे काम करता है। सो ये ट्रांजिस्टर यूज करता है या फिर मॉस बेस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी सेल्स को यूज करता है। सो फॉर ईच बीट एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए होता है। सो बीट स्टेटस एज इट इज रहता है जब तक कोई नेक्स्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे या फिर पावर सप्लाई को ऑफ कर दे। मीन्स इसमें तब तक जो डेटा है वो एज इट इज रहता है, राइट, जब तक कोई पावर ऑफ कर दे या फिर उस पर राइट ऑपरेशन या फिर कोई दूसरा ऑपरेशन लिख दे, सॉरी प्रोग्राम को राइट कर दे, लिख दे। सो स्टैटिक रैम के एडवांटेजेस देखें तो फास्ट मेमोरी, इट इज अ फास्ट मेमोरी एंड इसमें सर्किट्स को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। एंड डिसएडवांटेजेस, इट इज कॉस्टली। नाउ डायनेमिक रैम, राइट। सो डायनेमिक रैम इस टाइप की मेमोरी में डेटा स्टोर होता है चार्ज के फॉर्म में, कैपेसिटर्स में। सो जब डेटा 1 होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है एंड अगर डेटा 0 हो जाए तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होती। सो कैपेसिटर लीकेज करंट समटाइम्स, राइट। सो इस वजह से डेटा को कई बार सेल को होल्ड नहीं कर सकते हो। सो ये डायनेमिक रैम है, इट रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी सेल्स। सो इट हैज लो कॉस्ट एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि सर्किट्स को रिफ्रेश करना पड़ता है, राइट, आपको। सो उसको मेंटेन करने के लिए हमको रिफ्रेश भी करना पड़ता है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, सो उसमें आती है मैग्नेटिक डिस्क, राइट। सो मैग्नेटिक डिस्क इज अ फ्लैट एंड सर्कुलर, एक राउंड प्लेट जैसा होता है, उस पर मेटेलिक कोटिंग होती है एंड वो रीड एंड राइट के नीचे रोटेट की जाती है, राइट। सो उसको रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं, हम इस डिवाइस को ये रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उसको हम मूव भी कर सकते हैं। मीन्स हमको जहाँ साथ में ले जाना हो तो उसको ले जा सकते हैं, ऐसा। सो नाउ फ्लॉपी डिस्क, सो दीज आर स्मॉल एंड रिमूवेबल डिस्क। ये प्लास्टिक कोटेड होती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल के साथ। सो ये डिवाइस रीराइटेबल होती है एंड इसको हम कई बार रीयूज भी कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क का यूज फाइल्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में मूव करने के लिए भी किया जाता है। सो फ्लॉपी डिस्क का डिसएडवांटेज ये है कि ये डैमेज इजीली हो जाती है। नाउ हार्ड डिस्क, सो ये ऑक्सिलरी स्टोरेज का दूसरा फॉर्म है। इस पे एक या एक से ज्यादा मेटल प्लेट्स कोटेड किए होते हैं। सो मेटल ऑक्साइड मटेरियल के जो डेटा को मैग्नेटिकली रिकॉर्ड करता है प्लेटर की सरफेस पे। So, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की रेंज 10 GB टू 120 GB तक होती है। सो इट इज डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। एंड ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क इज अ फ्लैट, सो ये सर्कुलर डिस्क होती है फ्लैट सरफेस की। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM, DVD-ROM, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी,
and write one's read memory, etc. So these are the classification of memory. Let's see about input-output devices and their interfacing, right? So input and output. So microprocessor unit communicates with the outside world through the input-output devices, right? So there are two different methods by which a microprocessor unit identifies and communicates with the input-output devices. Using direct input-output peripheral, memory mapped input-output, right? So दो टाइप्स की होती है, इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट एंड एक मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट. सो the methods differ in terms of the number of address lines used in identifying an input-output device and type of control lines used to enable the device and instructions used for data transfer. Means number of address lines, कितनी एड्रेस लाइन्स चाहिए होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कितनी कंट्रोल लाइन्स चाहिए होगी डिवाइस को अनेबल करने के लिए, इन कितने इंस्ट्रक्शन यूज होंगे डेटा ट्रांसफर के लिए, राइट? सो डायरेक्ट इनपुट आउटपुट क्या होता है? दिस मेथड यूजेस टू इंस्ट्रक्शंस इन एंड आउट फॉर डेटा ट्रांसफर. इंस्ट्रक्शन कौन सा है? एक इन एंड आउट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट. सो microprocessor unit uses 8 address lines to send the address of input device. Can be identified 256 input devices and 256 output devices. Means कितनी 8 address lines use होती है input output device को डेटा का एड्रेस सेंड करने के लिए. So the can be differentiated by control signals input output read, IOR and input output write. ये काम कौन करता है? ये काम input output devices को एड्रेस सेंड करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स काम करते हैं. कौन से? input output read and input output write signal. So the steps in communicating with an input output devices are similar to those in communicating with memory. Can be summarized as the microprocessor unit places 8-bit device address on the address bus, then decode it. Then MPU sends the control signal. Control signal कौन से? Input output read and input output write signal to enable the input device. Then data are placed on the data bus for transfer. Means कोई अगर इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर हुआ है कंप्यूटर में, सो माइक्रोप्रोसेसर क्या होगा करेगा? जो 8-बिट डिवाइस एड्रेस है उनको डेटा एड्रेस बस के थ्रू पहले उसको डिकोडेड करेगा, राइट? देन वो क्या करेगा? कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को अनेबल करने के लिए. देन जो डेटा है वो डेटा बस पे ट्रांसफर होगा. Now memory mapped input output. So the MPU uses 16 address lines to identify an input output devices. वहाँ कितनी होती थी? 8 address lines direct input output में. यहाँ पे कितनी है? 16 address lines, right? So this is similar to communicating with directly in the memory location. So यहाँ पे कौन से control signal use होते हैं? Memory read and memory write instructions. Right? So the MPU views this input-output devices as if they were memory locations, directly memory locations है, ऐसे उसको माइक्रोप्रोसेसर को वो देखेगा, right? So there are no special input-output instruction. यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते थे, right? कंट्रोल सिग्नल. यहाँ पे कोई भी इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते. It can be identified 64 के एड्रेस shared between the memory and input-output devices, right? Thank you.